Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the next part of the chapter Mathematical Logic. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्वेल्स, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। इतना सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स किसे कहते हैं? तो क्या है क्वांटिफायर्स? द वर्ड्स देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। तो जो दो वर्ड है, तो वर्ड कौन सा है? देयर एग्जिस्ट, एंड दूसरा वर्ड है फॉर ऑल। इस वर्ड को हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। अब देयर एग्जिस्ट, ये जो वर्ड है उसे नाम दिया है हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एंड फॉर ऑल इसको हमने नाम दिया है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो पहले देखते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब जो वर्ड है फॉर ऑल, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर ऑल, ये जो वर्ड है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ये उल्टा ये, ठीक है। मैं इधर भी लिखता हूँ, ये फॉर ऑल ऐसी सिंबल है उल्टा ये। तो इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, इसको हम कहेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इसके लिए क्या वर्ड है? देयर एग्जिस्ट, ये जो वर्ड है इसको हम कहेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एंड फॉर ऑल, ये जो वर्ड है उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब ये एक्चुअली है क्या, ये देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। एक फॉर एग्जांपल, अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, सेट ये, उसमें नंबर है 1 2 3 4। सपोज नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एग्जांपल है, देखो ये क्वांटिफायर कौन सा है? x बिलोंग्स टू ये x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ये क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। x बिलोंग्स टू ये मतलब ये सेट है, ये कंडीशन क्या है? x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब देखो क्वांटिफायर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेट ये में क्या है? हमने नंबर्स कलेक्ट किए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड सेकेंड, ये जो है x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसको बोलते हैं कंडीशन। तो क्वांटिफायर्स में क्या होता है? एक तो कंडीशन होती है, एंड उसके साथ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड और क्या होता है? कंडीशन फॉर सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ये दो चीज़ें होती है क्वांटिफायर्स में। तो यहाँ देखो, ये में कलेक्शन है और यहाँ कंडीशन है। अब यूनिवर्सल कौन सा, सॉरी क्वांटिफायर कौन सा है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या है? फॉर ऑल का मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एक्स के सभी वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई हुई तब ये स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है, अदरवाइज ये क्या है? फॉल्स है। और एक बार फिर से, ये जो फॉर ऑल है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसके लिए क्या लगता है? एक्स के सभी वैल्यूज़ के लिए, एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से लेते हैं हम? बिलोंग्स टू ये। तो एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 में से कौन सी भी एक वैल्यू हो ले सकते हैं हम लोग। तो एक्स के सभी वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई हुई, सभी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तब हम कहेंगे ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है, अदरवाइज ये क्या है? फॉल्स है। फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं, सपोज एक्स की वैल्यू सेट ए से लेते हैं, तो एक्स सपोज 1 है, तो यहाँ क्या आया? 1 प्लस 1 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये रॉन्ग है, 2 3 से ग्रेटर नहीं है, तो ये फॉल्स आया, ठीक है। मतलब एक्स इज इक्वल टू 1,
इस वैल्यू ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब 2 करता है या नहीं देखते हैं। 2, तो 2 + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करता है। 3 + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 + 1 क्या आता है 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 को ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन x + 1 को ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसके लिए हम कहेंगे गिवन स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाई विथ x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है x के सभी वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन जो है, जो कुछ भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए x के सभी वैल्यूज़ के लिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वही है, हम एग्जिस्टेंशियल का लेते हैं। ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू ये x - 4 इज इक्वल टू 7, सॉरी x - 4 इज इक्वल टू 3, x - 4 इज इक्वल टू 3। अब क्या है, ये कंडीशन है x - 4 इज इक्वल टू 3, तो ये x क्या है, तो x बिलोंग्स टू ये, मतलब x हमें कहाँ से लेना है, सेट ये से लेना है। ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका मतलब है एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x के कम से कम एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब सपोज x अगर हमने 7 लिया तो यह क्या आ जाएगा, 7 - 4 कितना आएगा 3, तो 7 - 4 3। इसका मतलब x के कम से कम एक वैल्यूज़ के लिए, मतलब 7 इस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड एग्जिस्टल क्वांटिफायर में क्या होता है, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ये है क्वांटिफायर्स। अब व्हाट इज मीन बाय क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स आर कॉल्ड एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर से, चाहे वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो, ये पूरे स्टेटमेंट को हम कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो जिसमें क्वांटिफायर है उसे कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ड्वेल्स। तो ड्वेल्स क्या है, ड्वेल्स में दो स्टेटमेंट होते हैं, एक हमारे ओरिजिनल हमारे पास होता है और दूसरा हमें फाइंड आउट करना होता है। तो क्या करते हैं ओरिजिनल में, अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट में सपोज टी है, तो ये टी क्या है, टोटोलॉजी, तो ये टी को हम रिप्लेस करते हैं सी से, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। एंड अगर हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में सी है मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं टी से। तो अगर हमारे स्टेटमेंट में टी है स्मॉल टी, तब हम उसे रिप्लेस करेंगे सी से। अगर हमारे पास सी है तो उसको रिप्लेस करेंगे टी से। एंड अगर हमारे पास एंड है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे और से, और अगर हमारे पास और है तो हमें उस रिप्लेस करेंगे उसे एंड से। तो क्या करना है, हमारे पास अगर टी है तो उसको रिप्लेस करेंगे सी से, अगर सी है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे टी से, हमारे पास एंड है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे और से, अगर हमारे पास और है तो उसे रिप्लेस करेंगे एंड से। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरे पास स्टेटमेंट है P एंड Q और R, तो इसका ड्वेल क्या हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट को कुछ नहीं होगा, P Q R S ये जो स्टेटमेंट है उसको हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंड की जगह और की जगह एंड लिखना है, C को रिप्लेस करना है T से एंड T से रिप्लेस करना है C से। तो देखो ये P एज इट इज़, अब ये एंड है तो एंड को किससे रिप्लेस करेंगे और, तो ये हो जाएगा P और Q। या और है तो और को हम रिप्लेस करेंगे एंड से, तो एंड आर। तो P एंड Q और R का ड्वेल क्या हो जाएगा, P और Q एंड R। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेते हैं, T और P और Q। अब देखो ये एक स्टेटमेंट है तो इसका हम ड्वेल करना है, तो क्या हो जाएगा, ये टी है तो टी को हम रिप्लेस करेंगे सी से, और ये और है तो और को हम रिप्लेस करेंगे एंड से, अंदर पी एज इट इज़, ये और है तो और को हम रिप्लेस करेंगे एंड क्यू। तो टी और पी और क्यू का ड्वेल क्या हो जाएगा, सी एंड
P एंड Q, तो ये है ड्वेल। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें निगेशन करना है। तो फर्स्ट है निगेशन ऑफ कंजक्शन। तो निगेशन ऑफ कंजक्शन में क्या होता है, कंजक्शन मतलब एंड, दो स्टेटमेंट के बीच क्या है एंड। सपोज P एंड Q, तो ये क्या है कंजक्शन। अब इसका हमें क्या करना है निगेशन इज इक्विवेलेंट टू, ये आ जाएगा, ये निगेशन हम P क्यू को सेपरेट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बीच में एंड है तो यह क्या हो जाएगा और हो जाएगा, तो इसे कहेंगे हम निगेशन ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन मतलब एंड, दो सिंपल स्टेटमेंट के बीच क्या होता है एंड, तो इसे हम कहते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन का क्या हो गया निगेशन। तो ये निगेशन पी एंड क्यू को हम सेपरेट दिया, पी को निगेशन सेपरेट दिया, क्यू को निगेशन सेपरेट दिया, और यहाँ बीच में एंड है तो यहाँ बीच में क्या दिया और। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट हम और से कनेक्ट करते हैं, तो ये हो गया P और Q। अब इसका हमें क्या करना है निगेशन लेना है, तो निगेशन P और Q इज इक्विवेलेंट टू, अब ये निगेशन P को एंड Q को सेपरेट दे सकते हैं, तो ये निगेशन P और ये निगेशन Q। बीच में यहाँ और है तो यहाँ क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है, हम उसे कहेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ हम अगले एक्सरसाइज में देखेंगे। तो ये निगेशन P एंड Q हो जाएगा निगेशन P और निगेशन Q। ये निगेशन P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये है निगेशन ऑफ कंजक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन का मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q। अब इसका क्या करना है निगेशन, तो इसका निगेशन आ जाएगा P इम्प्लाइज Q का निगेशन आ जाएगा P एंड निगेशन Q। तो इसको याद रखिएगा, या फिर आप इसे प्रूव कर सकते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंस से। ये स्टेटमेंट मतलब ये LHS है या RHS है, तो आप प्रूव कर सकते हैं ये तीनों भी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, इसको हम थोड़े से रीअरेंज करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। देखो डबल इम्प्लाइज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हुआ P डबल इम्प्लाइज Q, इसका हमें क्या करना है निगेशन, तो निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन, अब P डबल इम्प्लाइज Q की ये वैल्यू है तो पूरी लिखेंगे P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अब ये निगेशन ब्रैकेट में हम सेपरेट दे देते हैं, तो देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको अगर हमने सेपरेट दिया तो ये ऐसा हो जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज Q। अब इसको भी हम सेपरेट दे सकते हैं, तो इस ये हुआ निगेशन Q इम्प्लाइज P। बीच में क्या है यहाँ एंड है, तो इस एंड का यहाँ हो जाएगा और। तो हमने यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ मतलब ये लॉ अप्लाई किया। अब क्या हो जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का निगेशन, देखिए यहाँ P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या है P एंड निगेशन Q, तो यहाँ हो जाएगा P एंड निगेशन Q। और अब ये देखो निगेशन P इम्प्लाइज Q, अब P इम्प्लाइज Q में क्या है पहला स्टेटमेंट ट्रू है एंड दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। P इम्प्लाइज Q में निगेशन लिया तो क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट एज इट इज़ एंड दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन। तो यहाँ देखो पहला स्टेटमेंट क्या है Q, ये एज इट इज़ रहेगा Q, बीच में एंड और दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है P, तो दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन मतलब निगेशन P। ये क्या हो जाएगा निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q, तो P डबल इम्प्लाइज Q का ये हो गया निगेशन। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अगर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में ये है फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो उसे हम रिप्लेस करेंगे
एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से। अगर हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर से। अगर हमारे स्टेटमेंट में ऑल है तब हम उसे रिप्लेस करेंगे सम से। अगर सम हमारे पास है स्टेटमेंट में तो उसे रिप्लेस करेंगे ऑल से। सिर्फ रिप्लेस करना है। नेक्स्ट है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए हमारे पास पहले कंडीशनल स्टेटमेंट होना चाहिए। कंडीशनल मतलब इम्प्लीकेशन। तो इस इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं P इम्प्लाइज Q। अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q ये स्टेटमेंट है तो हम 3 और कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बनाया तो उसे हम कहेंगे कॉन्वर्स। लेकिन कॉन्वर्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाए, तो हम बनाते हैं Q इम्प्लाइज P। P इम्प्लाइज Q ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। अगर हमने ऐसा उल्टा किया Q इम्प्लाइज P तब हम उसे कहेंगे कॉन्वर्स। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है लेकिन ओरिजिनल से अलग है। दूसरा है इनवर्स। इनवर्स तो ये भी एक क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इनवर्स में आ जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अगर निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q ऐसे लिखा हमने ओरिजिनल स्टेटमेंट को तब हम इसे कहेंगे इनवर्स। और थर्ड है कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव अगर मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसा लिखा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो क्या है, हमारे पास ओरिजिनल कंडीशनल स्टेटमेंट होना चाहिए और इस कंडीशनल स्टेटमेंट से हम और 3 कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं और हर एक को कहते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कॉन्वर्स में क्या आ जाएगा, Q इम्प्लाइज P। इनवर्स में आ जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। कॉन्ट्रापॉजिटिव में आएगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो ये है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। अगर हमने इन चारों का ट्रूथ टेबल बनाया, मतलब P इम्प्लाइज Q ये फर्स्ट, Q इम्प्लाइज P ये सेकेंड, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q और निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। इन चारों का अगर हमने ट्रूथ टेबल निकाला तो हमें फाइनल एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट है P इम्प्लाइज Q इज इक्वेलेंट टू निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। इन दोनों का ट्रूथ टेबल सेम रहेगा। Q इम्प्लाइज P इज इक्वेलेंट टू निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। इसका मतलब ओरिजिनल कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव सेम है एंड कॉन्वर्स एंड इनवर्स का ट्रूथ टेबल सेम है। तो ये रिजल्ट है, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं ट्रूथ टेबल के हिसाब से। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ ये इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू ये, या इसे हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ये सच दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, यह देखो क्वांटिफायर कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब देयर एग्जिस्ट x के एटलीस्ट एक वैल्यू को ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये में क्या है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और यह क्या है, कंडीशन है। ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन दी है। अब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सभी वैल्यूज़ के लिए या सिर्फ कम से कम एक वैल्यूज़ के लिए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये क्वांटिफायर के ऊपर डिपेंड है। तो क्वांटिफायर कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में x के कम से कम एक वैल्यू को ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो x की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 माइनस 8 1 नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे पुट करके हम 9 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1। मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ फॉर x इज इक्वल टू 9
x माइनस 8 क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 satisfies the equation या कंडीशन, इक्वेशन x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू अगर 9 पुट करते हैं तब x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। अब सभी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं है, यहाँ क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए कम से कम एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए और वो सेटिस्फाई हुआ है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। देयरफॉर the given statement is ट्रू। अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी हमें लिखनी है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। बस इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर ऑल, मतलब ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अब ये क्या है, तो ये हमारे लिए सेम है, या 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12, ये हमारा ये है। तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर एक्स की वैल्यू हमने सपोज 3 लिया तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस एक्स मतलब 3, तो 9 प्लस 3 हो जाएगा 12। 12 इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर है या नहीं ये इक्वेशन तो हमें चेक करना है। तो अगर x देखो यहाँ सब 3, 5, 7, 9 एंड 11 यह ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 9 ऑड नंबर है। 5 ये ऑड नंबर है, अगर 5 का स्क्वायर करें तो वो भी ऑड आ जाता है। 7 तो 7 का स्क्वायर भी 49 मतलब ऑड ही आता है। मतलब हमने किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो वो क्या आ जाता है, ऑड ही आ जाता है। मतलब एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ऑड। अब इस ऑड नंबर में आपने क्या ऐड किया, एक्स ऐड किया, तो एक्स मतलब क्या है, ये 3 है। तो अगर ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड किया, ऑड नंबर ऐड किया तो वो हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। देखो 3, या देखो एक्स की वैल्यू लेते हैं हम 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये 9 प्लस 3 हो जाएगा 12। अगर हमने 5 लिया, एक्स की वैल्यू 5 ली, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 हो जाएगा 30। आप वैल्यू पुट करके भी ये इवन आता है नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखो एक्स की वैल्यू क्या है, ऑड, तो ऑड का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर आता है ऑड, और इस ऑड नंबर में और एक ऑड नंबर क्या करना है, ऐड करना है। तो ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड किया तो आंसर हमेशा क्या आता है, इवन आता है। देयरफॉर, और ये जो 12 है इवन नंबर, तो इसका स्क्वायर करने के बाद हम 12 को ऐड किया तो वो इवन नंबर ही आता है। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और वैल्यूज ऑफ एक्स satisfies the given condition या given equation, the given condition। therefore the given statement is true, the given statement is true। therefore truth value is t। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब x का स्क्वायर करना है तो x कहाँ से लेंगे, ये से लेंगे, तो ये है। सपोज ये की पहली वैल्यू लिया 3, तो 3 का स्क्वायर करने के बाद आता है 9, और ये 9 ग्रेटर देन 0 है। हमें x का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है वो हमें कैसा चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, लेकिन यहाँ 9 कैसा आया, ग्रेटर देन 0। अब और एक नंबर लेते हैं, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। देखो 5 का, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 हो, तो 25 भी कैसा है, ग्रेटर देन 0।
अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू, there exists no x in A which satisfies x square less than 0। सेट ये में x की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो x स्क्वायर लेस देन 0 को सेटिस्फाई करे, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू ये x इज एन इवन नंबर। अब सेट ये में जो वैल्यूज़ हैं x के वैल्यूज़ वो सब कैसे चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो देखो सेट ए में क्या है, सेट ए में 3, 5, 7, 9, 11 हमें चाहिए इवन नंबर, लेकिन यहाँ कैसे है, ऑड, सिर्फ एक ही इवन नंबर है वो है 12। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, एक्स के सभी वैल्यू कैसे चाहिए, इवन नंबर चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही वैल्यू क्या है, इवन नंबर। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 which are not satisfies the given condition, therefore the given statement is false, therefore the given statement is false, therefore truth value is f। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, देर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ये सच दैट 3x + 8 ग्रेटर देन 40। तो x की वैल्यू लेते हैं, ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 12 है। अब ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, तो x की एक वैल्यू को भी, एटलीस्ट एक वैल्यू को ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो 3 × 12 + 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 × 3 हो जाएगा 36 + 8, तो ये हो जाएगा 44। अब 44 कैसा है, ग्रेटर देन 40 है, तो x इज इक्वल टू 12 को कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देयरफॉर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, अगर 11 पुट किया तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, therefore given statement is true, therefore truth value is t। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये सच दैट 2x + 9 ग्रेटर देन 14। अब x की वैल्यू, पहली वैल्यू है 3, हम यहाँ चेक करते हैं, 2 × 3 हो जाएगा 6, 6 + 9 हो जाएगा 15, तो 15 इज ग्रेटर देन 14, सही है। अगर x की वैल्यू हम बढ़ा के जाएंगे 7, 5, 7, 9, 11, 12, तो ये ट्रू आ जाएगा। देयरफॉर आप चेक भी कर सकते हैं, देयरफॉर मैं लिखता हूँ, देयरफॉर all values of x satisfies the given condition, therefore given statement is true, therefore this statement is true, therefore truth value आएगी, therefore truth value is t। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ड्वेल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है p और q एंड r। तो ड्वेल में क्या करना है, एंड की जगह
और लिखना है और की जगह एंड लिखना है। तो P एज इट इज़, ये और है, और को हम रिप्लेस करेंगे एंड। Q यहाँ एंड है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे और आर, तो ये हो गया निगेशन, सॉरी ड्वेल्स। नेक्स्ट है P एंड Q एंड R, तो यह भी वैसा ही करेंगे। P यहाँ एंड है तो यह क्या हो जाएगा और, P और Q यह भी एंड है तो यह भी और हो जाएगा और R, तो ये हो गया P और Q और R। नेक्स्ट है P और Q एंड R और S, तो इसका ड्वेल हो जाएगा P, ये एंड है, सॉरी और है तो इसका एंड हो जाएगा। ये एंड है तो ये और हो जाएगा, और यह बीच में और है तो ये भी एंड हो जाएगा, R एंड S। नेक्स्ट है P एंड निगेशन Q, तो इसका निगेशन हो जाएगा ड्वेल P, ये क्या है एंड है तो इसका और हो जाएगा, और निगेशन को कुछ नहीं करना है, निगेशन Q एज इट इज, निगेशन Q। नेक्स्ट है निगेशन P और Q एंड निगेशन R एंड S, तो ये देखो निगेशन को हम कुछ नहीं करेंगे, निगेशन P एज इट इज़, ये और है तो हो जाएगा एंड, Q एज इट इज़, ये एंड है तो ये हो जाएगा और, निगेशन R एज इट इज़, ये है एंड तो ये हो जाएगा और, S एज इट इज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निगेशन P एंड निगेशन Q एंड P और Q एंड निगेशन R, तो इसका ड्वेल हो जाएगा निगेशन P एज इट इज़, ये है एंड तो इसका और हो जाएगा, ये निगेशन Q एज इट इज़, ये एंड है तो उसका भी और हो जाएगा, P और Q है तो और का क्या हो जाएगा एंड Q, ये एंड है तो उसका और, निगेशन R एज इट इज़, तो ये हो गया निगेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निगेशन P और Q एंड P और निगेशन Q एंड निगेशन S, तो निगेशन के हम कुछ नहीं करेंगे तो हम ड्वेल लिखेंगे, ये निगेशन एज इट इज़, ये हो जाएगा P और का हो जाएगा एंड Q, ये एंड है तो हो जाएगा और P, ये है और तो ये हो जाएगा एंड, निगेशन Q एज इट इज़, ये एंड है तो ये हो जाएगा और, निगेशन S। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C और P एंड Q और R, तो इसका ड्वेल हो जाएगा, C का ड्वेल क्या हो जाएगा T, अब ये और है तो उसको क्या हम रिप्लेस करेंगे एंड, P ये एंड है तो ये हो जाएगा और, Q और R है तो Q एंड R हो जाएगा, ये हो गया ड्वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निगेशन P और Q एंड R एंड T, तो इसका ड्वेल हो जाएगा निगेशन P एज इट इज़, ये और है तो ये एंड हो जाएगा, Q ये एंड है तो और हो जाएगा, ये एंड है तो भी और हो जाएगा, सॉरी यहाँ R रह गया, ये एंड, ये T है, T का क्या हो गया C, ये है Q और R। लास्ट एग्जाम्पल P और Q और C, तो इसका ड्वेल हो जाएगा P एंड Q एंड, ये C का ड्वेल हो जाएगा T। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट है x + 8 ग्रेटर देन 11 और y - 3 = 6। अब यहाँ देखो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, x + 8 ग्रेटर देन 11 ये एक स्टेटमेंट है, y - 3 = 6 ये दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों को कनेक्ट किया है और से, तो मैं लिखता हूँ p, पहले p क्या है x + 8 ग्रेटर देन 11, अब मैं कंसिडर करता हूँ q को, दूसरा स्टेटमेंट क्या है y - 3 = 6। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट है x + 8 ग्रेटर देन 11, इसके लिए हमने p कंसिडर किया है तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा p, बीच में है और तो और का सिंबल आ जाएगा, y - 3 = 6 को हमने क्या कंसिडर किया है q, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया p और q। इसका हमें क्या करना है निगेशन, तो निगेशन ऑफ p और q इज इक्वेलेंट टू, तो निगेशन क्या आता है
तो ये निगेशन आता है निगेशन P एंड निगेशन Q। तो देयरफॉर अब हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो निगेशन P, तो P क्या है, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11, इसका निगेशन करना है। तो निगेशन आ जाएगा x प्लस 8। अब यहाँ ग्रेटर देन है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 11। अब यहाँ और है तो और का क्या हो जाएगा, एंड। तो यह हुआ है, ये एंड है, तो हम लिखेंगे वर्ड में एंड। निगेशन Q, Q क्या है, y माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 का हमें क्या करना है, निगेशन। तो निगेशन इज इक्वल टू 6 है तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 6। मतलब x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6, इसका निगेशन हो जाएगा x प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू 11 एंड y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। अब आपको ऐसे ही लिखना है, मैं अभी ये शॉर्टकट में लिखता हूँ। तो 11 लेस देन 15, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, तो 11 ये लेस देन है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। एंड को रिप्लेस करना है और से, और इसका भी नेगेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा 25 ग्रेटर देन है तो यह क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 20। तो इसका नेगेशन ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज रोम्बस। पहले हम उसे सिंबल में करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये हो जाएगा P, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो पहला स्टेटमेंट है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो इसको हमने कंसीडर किया P। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ अ रोम्बस, इसको हमने कंसीडर किया Q। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर उसको हमने कंसीडर किया P। इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ रोम्बस, इट इज़ अ रोम्बस को हमने कंसीडर किया Q। अब इसका P डबल इम्प्लाइज Q का हमें क्या निकालना है, निगेशन। तो निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q। अब इसका निगेशन होता है P एंड निगेशन Q, निगेशन में हमने देखा है, और Q एंड निगेशन P। ये है सिंबॉलिक फॉर्म, ये निगेशन लिया हमने, लेकिन ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमें उसे वर्ड में लिखना है, ऐसे लिखना है। तो ये हो जाएगा, इसका वर्ड में हो जाएगा, देखो ये P है तो P क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। यह एंड है तो एंड की जगह मैंने क्या लिखा, बट एंड, एंड ये इक्विवेलेंट है, बट की जगह हम एंड भी लिख सकते हैं। निगेशन Q, तो Q का निगेशन करना है। Q क्या है, इट इज़ अ रोम्बस, तो निगेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ रोम्बस, इट इज़ नॉट अ रोम्बस। बीच में ये सिंबल है मतलब और है, तो Q क्या है, इट इज़ अ रोम्बस। इट की जगह हम क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। बीच में है एंड, तो एंड की जगह मैंने लिखा बट। ये क्या है, निगेशन P क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, या फिर क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग। तो पहले स्टेटमेंट को मैंने P कंसिडर किया, इट इज़ कोल्ड। Q कंसिडर किया, इट इज़ रेनिंग। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ कोल्ड, तो ये है P, बीच में एंड है तो ये एंड। इट इज़ रेनिंग या फिर रेनिंग, तो हमने क्या कंसिडर किया, Q। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें इसका क्या निकालना है, निगेशन। तो P एंड Q का क्या हो गया, निगेशन। अब P एंड Q का निगेशन क्या होता है, तो निगेशन P निगेशन Q, ये बीच में एंड है तो ये क्या हो जाएगा, और। तो इसका वर्ड में हो जाएगा निगेशन P। तो P क्या है, इट इज़ कोल्ड, तो इसका निगेशन हो जाएगा इट इज़ नॉट कोल्ड। बीच में है और, तो ये हो जाएगा और। निगेशन Q, तो Q का निगेशन नॉट रेनिंग या इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग ऐसे भी हम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहाँ भी दो स्टेटमेंट है और दो स्टेटमेंट को इफ़ देन ने कनेक्ट किया है। तो इफ़ के आगे जो सेंटेंस है उसको हमने पी कंसिडर किया, इट इज़ रेनिंग। देन के बाद दूसरा स्टेटमेंट है वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, उसको हमने क्यू कंसिडर किया। अब इफ़ देन है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, देयरफॉर इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या हो जाएगा, तो निगेशन P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q का निगेशन हो जाता है P एंड निगेशन Q। तो हम ये वर्ड में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये P मतलब क्या है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, ये क्या है एंड की जगह हम बट भी लिख सकते हैं, बट निगेशन क्यू। अब ये जो क्यू है इसका निगेशन करना है तो क्या हो जाएगा, वी विल, अब निगेशन में क्या आता है, नॉट आता है, वी विल नॉट गो, नॉट गो। ये एंड है तो एंड को क्या करना है, और करना है, और नॉट प्ले, नॉट प्ले फुटबॉल। तो यह थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। क्या किया हमने, इट इज़, ये पी है तो पी क्या है, इट इज़ रेनिंग, बट एंड की जगह हम बट लिख सकते हैं, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो एंड नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि निगेशन करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रूट टू इज अ रैशनल नंबर। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, अब यह क्या है, ऑल, तो ऑल को हम रिप्लेस करते हैं सम, तो यह आ जाएगा सम नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर, अब निगेशन करना है तो नॉट आएगा, नॉट होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो निगेशन है तो नॉट आएगा ही, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, ऑल को हमने रिप्लेस किया सम, तो आंसर आया सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n स्क्वायर प्लस n प्लस टू इज डिविजिबल बाय 4। अब ये क्या है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, क्योंकि यह क्वांटिफायर है। तो ये कौन सा क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको हम रिप्लेस करेंगे existential quantifier, n belongs to capital N, equation as it is n square plus n plus 2 is, negation करना है तो not divisible, divisible by 4, ये हो गया negation। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट x माइनस 17 लेस देन 20। अब ये क्वांटिफायर है, कौन सा क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको हम रिप्लेस करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर, बाकी का एज इट इज x बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट, अब यहाँ x माइनस 17 ये क्या है, लेस देन, तो लेस देन का निगेशन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो ये था निगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ x लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। अब इफ देन है तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, और हम कंडीशनल स्टेटमेंट का ही कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंबल में लिखते हैं, तो p, तो p का ही इफ के बाद है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसको हम p कहते हैं। तो ये p इज इक्वल टू एक्स लेस देन वाई, q को हम कहेंगे q, तो q क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इफ है तो क्या हो जाएगा, p इम्प्लाइज q, तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम इसका क्या करेंगे, कॉन्वर्स करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्वर्स,
तो हम कॉन्वर्स किसे बोलते हैं? अगर हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q है तो कॉन्वर्स बोलते हैं Q इम्प्लाइज P को, इसको कहते हैं कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स करेंगे। अब ये क्या है? एरो है, एरो को हम इम्प्लाइज बोलते हैं। तो इम्प्लाइज है तो स्टेटमेंट की शुरुआत किससे होती है? इफ। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? Q। तो Q क्या है? तो Q है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। बाद में आएगा देन P। तो P क्या है? एक्स लेस देन वाई। तो ये हो गया कॉन्वर्स, बहुत सिंपल है। बाद में है इनवर्स। अगर हमारे पास ओरिजिनल P इम्प्लाइज Q है तो इनवर्स हो जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब देखो ये हमें वर्ड में लिखना है। P क्या है? x लेस देन y। तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा? इफ़। अब शुरुआत तो ये इफ़ से होगी क्योंकि इम्प्लाइज है। तो इफ़, अब निगेशन P, तो P का निगेशन करना है तो यह आएगा, यहाँ है लेस देन तो यह आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू y। देन निगेशन Q, तो यह भी लेस देन है, उसका हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इन्वर्स हो गया, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसके बाद आएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है P इम्प्लाइज Q तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। अब ये एक बार फिर से इम्प्लाइज है या एरो है तो स्टेटमेंट की शुरुआत इफ से शुरू हो जाएगी। तो इफ, अब निगेशन Q को पहले लिखते हैं। तो यहाँ लेस देन है तो आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। देन ये निगेशन P का निगेशन करना है तो x लेस देन का निगेशन हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, इसका कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। अब यहाँ इफ है लेकिन देन नहीं है, इसका मतलब ये इम्प्लाइज है या नहीं? तो इम्प्लाइज है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट का ही हम कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो पी स्टेटमेंट क्या है? तो इफ के बाद है वो होता है पी स्टेटमेंट। तो इफ के बाद क्या है? द वुमन इन इट इज लिटरेट। तो लिखते हैं द woman in it is literate। इट की जगह हम फैमिली भी लिख सकते हैं। तो क्यों क्या है? दूसरा स्टेटमेंट, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? P इम्प्लाइज Q। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें क्या करना है? कॉन्वर्स निकालना है। तो कॉन्वर्स क्या आ जाएगा? Q इम्प्लाइज P। तो Q क्या है? अब देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो शुरुआत होगी इफ से। इफ, अब Q क्या है? अ फैमिली, इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन P क्या है? द वुमन इन इट इज लिटरेट। ये हो गया कॉन्वर्स। अब हमें क्या करना है? इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है? तो इनवर्स होता है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब यहाँ निगेशन करना है तो P क्या है? P है द वुमन इन इट इज लिटरेट। तो ये क्या हो जाएगा? इफ द वुमन इन फैमिली, इट मतलब फैमिली, इज नॉट लिटरेट। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो शुरुआत तो इफ से होगी। इफ द वुमन इन फैमिली is not literate
देन देन अब क्या है, निगेशन क्यू, तो क्यू का भी निगेशन करना है। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, इसका निगेशन हो जाएगा अ फैमिली डज नॉट लिटरेट। अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। तो ये हो गया इनवर्स। अब हमें निकालना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। अब पहले क्यू का निगेशन हमें पहले लिखना है। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो शुरुआत तो इफ से हो जाएगी। इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन अब निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू क्या आ जाएगा, देन वुमन इन इट मतलब फैमिली, इन फैमिली इज नॉट लिटरेट। नॉट आया मतलब ये निगेशन हो गया, नॉट लिटरेट। ये हुआ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। अब यहाँ भी दो स्टेटमेंट है और एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ देन है मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इफ के बाद क्या होता है पी, तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस इसको हमने पी कंसीडर किया, और देन के बाद है प्रेशर इंक्रीजेस इसको हमने क्यू कंसीडर किया। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू। अब हमें निकालना है क्या, कॉन्वर्स, तो हम कॉन्वर्स निकालते हैं। कॉन्वर्स, तो कॉन्वर्स क्या होता है, Q इम्प्लाइज P। तो Q क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, इफ शुरुआत तो इफ से होगी, इफ क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन P क्या है, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ये हुआ कॉन्वर्स। अब हमें निकालना है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब ये इम्प्लाइज है तो शुरुआत तो इफ से होगी, इफ। अब निगेशन P करना है तो P क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, उसका निगेशन क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन। अब निगेशन क्यू, तो क्यू क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, उसका निगेशन हो जाएगा देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। ये हो गया उसका इनवर्स। अब निकलना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो निगेशन क्यू हो जाएगा, उसके पहले इफ आएगा क्योंकि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इफ ये हो जाएगा प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन अब निगेशन पी, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। लास्ट एग्जाम्पल है इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। तो हम पी कंसिडर करते हैं, वोल्टेज इंक्रीजेस। हम क्यू कंसिडर करते हैं, क्यू है करंट डिक्रीजेस। सेकेंड स्टेटमेंट है करंट डिक्रीजेस। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, इफ देन है तो कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q। ये हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें निकालना है कॉन्वर्स। तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स क्या होता है,
क्यू इम्प्लाइज पी। तो क्यू क्या है, करंट डिक्रीजेस, उसके पहले इम्प्लाइज है तो शुरुआत होगी इफ। तो इफ करंट डिक्रीजेस, इफ करंट डिक्रीजेस देन पी। तो पी क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस। ये हुआ कॉन्वर्स। अब हमें निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो इफ अब निगेशन पी करना है, पी क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो इसका निगेशन करना पड़ेगा वोल्टेज। अब यहाँ इज आर वॉज विल वेयर नहीं है तो हम लिखेंगे इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन क्यू का भी निगेशन है, तो क्यू क्या है, करंट डिक्रीजेस, तो ये हो जाएगा देन करंट डज नॉट डिक्रीज। तो ये हो गया इनवर्स। लास्ट में है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो एक क्यू निगेशन क्यू क्या है, करंट डिक्रीजेस, उसका निगेशन शुरुआत हो जाएगी इफ से। इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन निगेशन पी। तो निगेशन पी क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो उसका निगेशन हो जाएगा वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज। तो ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे।